प्रेशर हम लोग आने वाले सत्रों में भी बाकी बाजारों में देखेंगे। ये तो किसी भी बाउंस बैक में सेलिंग प्रेशर ही देखने को मिलेगा, तो बाजार का मूड माहौल सेटअप जो है कमजोरी की तरफ ज्यादा इशारा करता हुआ एक्सपर्ट का भी यही मानना है। लेकिन क्षितिज, फिर आज स्टॉक स्पेसिफिक रिएक्शंस कहां पर दे रहे हैं, स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन क्या होंगे? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मैंने दर्शाया कि किसी भी छोटे से बाउंस अगर हम लोग ओपनिंग पे नोट पे देखते हैं तो हमें सेलिंग प्रेशर जरूर देखने को मिलेगा। अगर हम लोग कल के सत्र की बात करें तो हम लोगों ने देखा पेंट स्टॉक्स के अंदर कहीं ना कहीं शॉर्ट बिल्डअप होता दिखाई दिया। और पिछले लास्ट के 1 घंटे में हम लोगों ने देखा कि पेंट स्टॉक्स के अंदर मंदी के सौदे आते दिखाई दिए हैं। तो उसमें हम लोग आज के सत्र में और आने वाले सत्रों में यही मान के चल रहे हैं कि पेंट स्टॉक्स एक बार दोबारा से सेलिंग प्रेशर माउंट होता दिखाई दे सकता है। तो उसमें जो पहला स्टॉक रहेगा वो रहेगा हमारे पास एशियन पेंट्स का। देखिए एशियन पेंट्स की अगर हम लोग टेक्निकल सेटअप की बात करें तो पिछले 4 से 5 दिन में स्टॉक कंसोलिडेशन फेज से मूव कर रहा है और कल के सत्र में स्टॉक ने अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज होता दिखाई दिया। तो यहाँ पे हमें लगता है कि शॉर्ट सेल का एक अच्छा कैंडिडेट एशियन पेंट हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट सेल करने की सलाह देंगे एशियन पेंट में। स्टॉक ने क्लोजिंग दी है लगभग 3000 रुपए के लगभग। स्टॉप लॉस यहाँ मेंटेन करने की जरूरत है 3075 के ऊपर, 3075 के ऊपर। जो टारगेट पोटेंशियल मुझे लगता है एशियन पेंट है वो है 2900 रुपए तक का। आज या 1 से 2 दिन के ट्रेडिंग सेशन में मुझे लगता है एशियन पेंट 2900 की तरफ जल्दी मूव करता दिखाई देगा। दूसरे जो स्टॉक रहेगा देखिए वो भी पेंट इंडस्ट्रीज में से रहेगा। जैसे कि मैंने बताया आपको कि शॉर्ट बिल्डअप काफी होता दिखाई दिया मुझे पेंट स्टॉक्स में। तो दूसरा स्टॉक रहेगा बर्जर पेंट का। टेक्निकल सेटअप की अगर बात करें तो स्टॉक ने एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न से यहाँ पे ब्रेकडाउन देखने को मिला है। लोअर हाई लोअर लो काइंड ऑफ अ पैटर्न देखने को मिला है डेली चार्ट के ऊपर। तो मुझे लगता है शॉर्ट सेल के लिए बर्जर पेंट भी एक अच्छा कैंडिडेट है। कल के सत्र में स्टॉक ने लगभग 3.5% का कट दिखाया। तो यहाँ पे हम लोग को 655 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट सेल करने की सलाह देंगे बर्जर पेंट को। जो टारगेट पोटेंशियल स्टॉक में देखने को मिल सकता है वो मिल सकता है 600 रुपए तक का। तो 2 शॉर्ट कैंडिडेट रहेंगे एशियन पेंट्स एंड बर्जर पेंट। तो चलिए, बाजार की चाल कमजोरी की तरफ ज्यादा इन्हें नजर आ रही है। सेल कॉल्स आती हुई एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स दोनों ही स्टॉक्स पर। क्षितिज, शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी के लिए, बाजार पर और स्टॉक स्पेसिफिक अपना नजरिया हमें बताने के लिए। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और एक इंपॉर्टेंट खबर का रुख करते हैं। बीपीसीएल के विनिवेश को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है और ये बड़ी खबर बताने के लिए हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, बताएं विनिवेश को लेकर क्या कुछ डिटेल्स आती हुई हमारे पास दिख रही हैं? देखिए काफी अहम डेवलपमेंट है बीपीसीएल की विनिवेश प्रक्रिया की अगर आप बात करें, क्योंकि सरकार ने अब आधिकारिक रूप से इस बात की जानकारी दी है कि फिलहाल इसके मौजूदा फॉर्म में बीपीसीएल की विनिवेश प्रक्रिया को रोका जा रहा है और इसकी जानकारी जो है उन कंपनियों ने जिन्होंने ईओआई सबमिट किए थे उनको भी दे दी गई है। तो एक तरीके से एक सेटबैक है। जो मौजूदा माहौल है मार्केट का, जो वोलेटिलिटी की स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये फैसला किया है कि फिलहाल बीपीसीएल की विनिवेश प्रक्रिया को रोक दिया जाए। आपको जैसा कि पता है कि 3 कंपनियों ने शुरुआत में दिलचस्पी दिखाई थी, ईओआई सबमिट किए थे, जिसमें एक कंपनी थी अपोलो ग्लोबल, थिंक गैस दूसरी कंपनी और तीसरी कंपनी थी वेदांता। पर 2 कंपनियां अपोलो ग्लोबल एंड थिंक गैस वो मौजूदा माहौल में कोई बड़ा पार्टनर ढूंढना चाहती थी कंसोर्शियम फॉर्म करने के लिए, लेकिन वो ढूंढ नहीं पाई। तो टेक्निकली वो दौर से बाहर हो गई। तो एक ही कंपनी बची थी वेदांता, जो कि आगे बढ़ने को तैयार थे, लेकिन सरकार ने ये फैसला किया है कि फिलहाल इस विनिवेश प्रक्रिया को रोक दिया जाएगा और इसकी सूचना वेदांता को भी दे दी गई है। तो एक तरीके से सरकार ये नहीं चाहती है कि बीपीसीएल का जो असेट्स हैं, जो उसके वैल्यू है, उसके साथ किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज किया जाए और इसलिए मौजूदा फॉर्म में इसकी विनिवेश प्रक्रिया को रोकने का फैसला किया है। सूत्र बता रहे हैं कि अभी इस बात की स्पष्टता नहीं है कि कितनी जल्दी इस प्रक्रिया को फिर से शुरू की जाएगी। मौजूदा जो नया स्ट्रक्चर होगा ये किस तरह का होगा, इसकी अब इसमें अभी स्पष्टता नहीं है। दीपम जो है फिर से ड्राइंग बोर्ड पर गया है। फिर से इस बात की समीक्षा की जा रही है कि किस तरीके से अब इस प्रक्रिया को लेकर आगे बढ़ा जाए, नया स्ट्रक्चर किस तरीके का होगा और जिस तरीके का बड़ा एसेट बेस है बीपीसीएल का, तो इस बात का भी विकल्प पूछा जा रहा है कि क्या इसके सारे असेट्स को एक साथ ही विनिवेश के लिए आगे लेकर बढ़ा जाए या फिर जैसे मार्केटिंग डिवीजन है या पेट्रोकेमिकल्स है, रिफाइनरी है, उसको अलग अलग बेचा जाए। तो ये तमाम में से मसले हैं जिस पर फिर से चर्चा की जा रही है। हालांकि अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। कंसल्टेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और अब ये उम्मीद की जा रही है कि जब फिर से आम सहमति बनेगी तो सरकार इस पर आगे बढ़ेगी और फिर से कैबिनेट का अप्रूवल लिया जाएगा।
बिल्कुल प्रकाश, शुक्रिया। ये बड़ी खबर है जो आप हम तक पहुंचा रहे हैं। बीपीसीएल का विनिवेश फिलहाल टला हुआ है और प्रक्रिया जो है फिर से शुरू होती हुई दिखेगी और इससे जुड़े जितने भी अपडेट्स हमारे पास आएंगे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और अब खबरों वाले शेयर्स और साथ ही नतीजे कौन से आते हुए देखिए ये भी जान लेते हैं। शरद हर रोज की तरह हमारे साथ जुड़ गए हैं। कल बाजार बंद होने के बाद कौन सी खबरें आती हुई देखिए, साथ ही कौन से रिजल्ट्स थे जिन पर हमें फोकस करना है ये बताएंगे। शरद, गुड मॉर्निंग। शुरुआत नतीजों के साथ कीजिए। गुड मॉर्निंग मानसी। तो सबसे पहले ग्लैक्सो स्मिथक्लाइन फार्मा जो है फोकस में रहने वाला, यहाँ पे मिले जुले नतीजे देखने को मिले हैं। आय में लगभग 9% का ग्रोथ देखने मिला है। हालांकि जो प्रॉफिट के आंकड़े देख रहे हैं आप, यहाँ पे जो है थोड़ी वन ऑफ गेन्स हुई है क्योंकि ट्रेडमार्क्स बेची गई है उनके आयोडेक्स और एक और प्रोडक्ट की, तो ऑफकोर्स इसलिए जो है नंबर्स जो है बॉटम लाइन नंबर्स बड़े लग रहे हैं। रेटगेन ट्रैवल के जो है सिक्वेंशली नंबर्स देखे तो अच्छी नंबर्स आई है, अच्छी परफॉर्मेंस देखने मिली है। आप आय में लगभग 9% का ग्रोथ, लेकिन जो कामकाजी मुनाफा है यहाँ पे 65% का जो है इजाफा हुआ है। रेमंड ने भी स्ट्रॉन्ग नंबर्स लाए हैं, कंसोलिडेटेड लेवल्स में नंबर आए। ऑफ कोर्स उनकी जो रियल एस्टेट बिजनेस है वो अच्छी परफॉर्म कर रही है, जो थाने के लैंड पार्सल है उस पर काम करते हुए, उसके कारण जो है आप देख सकते हैं रेवेन्यू में ऑलमोस्ट 43% का ग्रोथ आया है। ये बड़ा अमाउंट है और पैट तो आप कहे तो लगभग 5 गुना बढ़ चुका है, तो ये ज़रूर स्टॉक फोकस में रखिएगा। शंकरा बिल्डिंग प्रोडक्ट्स भी फोकस में रहेगा। ऑफकोर्स टॉप लाइन नंबर्स अच्छे इंप्रूवमेंट देखने मिले हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है कि मार्जिन्स में थोड़ी दबाव देखने मिली है, क्योंकि टॉप लाइन अच्छा गया है तो उसके कारण जो है पैट में भी थोड़ी सुधार देखने मिली है। वीआईपी इंडस्ट्रीज जो है पिक ऑफ द डे कह सकते हैं, एक बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए हैं। और अब याद रखिएगा कि जो आपकी जो ओवरऑल जो थीम चल रही है, अनलॉक की थीम, अब वो फुल्ली प्ले आउट हो रही है। लोग ट्रैवल कर रहे हैं, उसके कारण जो है आपके जितने भी स्टॉक्स है लगेज रिलेटेड स्टॉक्स, उनके जो अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। वीआईपी इंडस्ट्रीज भी इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। हालांकि जो है मार्जिन्स में भी आप देख सकते हैं 800 बेसिस पॉइंट्स का उछाल देखने मिला, तो आप देख सकते हैं बॉटम लाइन नंबर्स वापस 3-4 क्वार्टर के प्रेशर के बाद जो एक अच्छा मूवमेंट देख रहा है। पीडीएस भी रहेगा एक फोकस में। यहाँ पे कंपनी ने शानदार नतीजे दिए हैं। ये कंपनी जो है बेसिकली एक प्लेटफॉर्म बनाती है और आउटसोर्सिंग करती है, और यहाँ पे देख सकते हैं रेवेन्यू में लगभग 57% का ग्रोथ आया है और इवन नेट प्रॉफिट में लगभग 30% का। MCX के मिले जुले नतीजे आए हैं। ओवरऑल देखा जाए तो रेवेन्यू लगभग 10% ऊपर है। हालांकि प्रॉफिट इम्पैक्ट हुई है क्योंकि बहुत सारी एक्सेप्शनल लॉसेज हुई है, तो उसको भी जो है अंडरटेक किया गया है। और ओवरऑल जो है आप कह सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ऑफकोर्स जो है ट्रेडिंग टर्नओवर के आंकड़े अच्छे थे, लेकिन सीक्वेंशियली थोड़ी सी कूल ऑफ देखने मिली है। फिनो पेमेंट्स जो है अलग टाइप का बैंक है, इनके आंकड़े जो है नेट इंटरेस्ट इनकम से नहीं हम परखते हैं क्योंकि ये नया बैंक है और इसके 2 या 3 अलग बिजनेसेस है, तो हमने रेवेन्यू यहाँ पे लिया है। रेवेन्यू में लगभग 23% का ग्रोथ आया, जो एक अच्छा ऑपरेशनल अपडेट कह सकते हैं। और दूसरा बात है कि जो आप पैट ये भी 2 गुना से ज़्यादा बढ़ गया, तो ऑफकोर्स ये स्टॉक जो है फोकस में रहने वाला। और आखिरी स्टॉक रहेगा दोदला डेयरी। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि रेवेन्यूज़ में एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने मिला है, 11% ऊँचा है और नेट प्रॉफिट भी 4 गुना बढ़ चुका है। अब याद रखिए एक डेफर्ड टैक्स रिवर्सल हुआ था, जो टैक्स रिवर्सल हुआ था तो जो पेमेंट होती है टैक्स की वो घूम गई थी, तो उसके कारण जो है बॉटम लाइन नंबर्स दोदला डेयरी के ऊपर चढ़े हैं। तो ऑफकोर्स ये बहुत सारे स्टॉक्स है, लेकिन मिड कैप स्पेस में जो है बहुत आज एक्शन देखने मिलने वाला है। ओके, तो क्लियरली स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन मिड कैप्स में जरूर देखने को मिलेगा। शरद, नतीजे आपने बताए, साथ ही खबरें भी कौन सी इंपॉर्टेंट है ये भी बता दीजिए। जी बिल्कुल, सबसे पहले मोतीलाल ओसवाल फोकस में रहेगा। आज जो है बोर्ड बायबैक की डिटेल्स जो है करेंगे पब्लिक को एक्सप्लेन, और क्या करते हैं बायबैक की क्या डिटेल्स रहेगी तो उस पर फोकस रहने वाला। एबी कैपिटल का भी क्लैरिफिकेशन आया है। न्यूज़ ऑफ कोर्स चल रहे थे कि बहुत सारे मैनेजमेंट चेंजेस हो रही है, टॉप लेवल मैनेजमेंट में मूवमेंट हो रही है, तो उन्होंने क्लैरिफाई किया कि कोई मेजर एम्प्लॉय एग्जिट्स जो है आपके एबी सेल के जो AMC है उस हाउस में नहीं है, तो एक क्लैरिफिकेशन आया एबी कैपिटल से। इसके अलावा KPR मिल्स, वेल्सपन इंडिया, ये सारे जो टेक्सटाइल है, एपरल वाले जो स्टॉक्स है ये फोकस में रहेंगे। और यहाँ इसमें जो है इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि जो मूडीज़ ने जो है पूरी कट कर दी है US की इंडस्ट्री की जो रिटेल और एपरल आउटलुक, और उसको अब नेगेटिव कर दी है। इसका मतलब इम्पैक्ट है कि जो इंडियन प्लेयर्स हैं उनको जो है ऑफकोर्स प्राइसेस थोड़े और फेवरेबल है और इनके और एक्सपोर्ट चांसेस बढ़ जाते हैं, तो एक टाइप से पॉजिटिव जो है रिएक्शन है इन स्टॉक्स का लेके। स्टील एक्सचेंज इंडिया माइक्रो कैप स्टॉक है, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उन्होंने 600 करोड़ अब वो इक्विटी रेज करेंगे, बोर्ड ने प्रस्ताव दे दिया है और शेयर स्प्लिट भी हो गया है 10:1, तो ज़रूर इस स्टॉक को अपने रडार में रखिएगा कि AC इंटरनेशनल जो है ऑर्डर पे ऑर्डर जीते जा रही है। ऑलमोस्ट 1147 करोड़ का
जो ऑर्डर है केस इंटरनेशनल से आया है। फिर आईआरबी इन्वेट फंड के बारे में कहेंगे, जहाँ पे अप्रैल मंथ के जो टोल कलेक्शन होती है उसमें 20% का ग्रोथ हुआ। और आईआरबी इंफ्रा, इनकी टोल कलेक्शन अगर देखें तो यहाँ पे भी 66% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ हुआ है। ये दोनों स्टॉक्स मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट मैक्रो इंडिकेटर्स होते हैं। जब आपके जीएसटी बिल्स बढ़ते हैं, जब आपके टोल कलेक्शंस बढ़ती है, इसका मतलब इकोनॉमी में ग्रोथ देखने मिल रहा है। तो ये वन ऑफ द लीडिंग इंडिकेटर्स, तो इसलिए हमने ये दो स्टॉक्स लिए। कजारिया सेरामिक्स भी फोकस में रहेगा। उनकी जो 2 प्लांट्स है कमर्शियल प्रोडक्ट्स की, जहाँ पे टाइल्स बनाएंगे, तो वो अब शुरू हो चुकी है, तो एक टाइप से पॉजिटिव रिएक्शन स्टॉक में देखने मिल सकता है। और आखिर में बात करेंगे एसजीएवीएन की, जिनका एक जो है जेवी हुआ है नेपाल की इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी का, जहाँ पे वो एक प्रोजेक्ट बनाएंगे और ये लगभग 4900 करोड़ का प्रोजेक्ट कॉस्ट है। और मेजॉरिटी शेयर जो है एसजीवीएन के पास रहेगा और लगभग 210 करोड़ यूनिट जो हर साल एसजीवीएन से बनेंगे। बिल्कुल शरद, ढेर सारी खबरें हैं, स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स लगातार देखने को मिलेंगे। ये बताने के लिए आपका शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब खबरें जब आपने जान ली हैं, ब्रोकरेज हाउसेस के रडार पर कौन से शेयर्स है वो भी जान लेते हैं। आशीषा हमारे साथ जुड़ गई हैं। आशीषा, गुड मॉर्निंग। बताएं ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आज कौन सी आई हैं हमारे पास? हाय, गुड मॉर्निंग। सो पहली रिपोर्ट एस्कॉच से आई है। याद रखें एस्कॉच के नतीजे आए थे शुक्रवार को और उसी के चलते जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई है। उन्होंने अपग्रेड कर दिया है एस्कॉच को, ओवरवेट की रेटिंग दी है, टारगेट प्राइस दिया है 1800 रुपीज़ पर शेयर का। उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर व्हीकल सेगमेंट में एक अच्छी खासी इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही है और ट्रैक्टर मार्जिन्स में भी रेजिलियंस दिखा रही है कंपनी, वॉल्यूम में ग्रोथ होने के बावजूद। स्टॉक आगे चलते हुए डिमांड मूवमेंट के हिसाब से ट्रेंड फॉलो करेगा और उसी के चलते उन्होंने ये रेटिंग दी है। भारत फोर्ज पर भी एक रिपोर्ट आई है सीएलएसए की। भारत फोर्ज के नतीजे कल मार्केट आवर्स में आए थे और उसी के चलते एक रिपोर्ट आई है। उन्होंने स्टॉक को सेल की रेटिंग से अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी है। टारगेट प्राइस दिया है 713 रुपीज़ पर शेयर का। उन्होंने कहा कि कंपनी नए ऑर्डर्स जीत रही है ईवी सेगमेंट में और डिफेंस सेगमेंट में और उसी के चलते कंपनी के पास आगे चलते हुए बहुत सारी रेवेन्यू अपॉर्चुनिटीज़ है। उन्होंने FY24 के रेवेन्यू एस्टिमेट्स अपग्रेड कर दिए हैं न्यू ऑर्डर्स के चलते और इसी के चलते उन्होंने रेटिंग भी बढ़ा दी है। बैंक्स पर एक रिपोर्ट आई है मॉर्गन स्टैनली की, जहां उन्होंने कहा कि रिटेल डिपॉजिट कंपटीशन आगे चलते हुए बढ़ सकती है। स्ट्रक्चरली बुलिश है मॉर्गन स्टैनली लार्ज बैंक्स पर। ICICI और SBI उनके हिसाब से अभी के लिए टॉप बेस्ट प्लेस्ड बैंक्स है और सिलेक्टिव रह रहे हैं वो मिड साइज बैंक्स में और बैंक ऑफ बड़ौदा और फेडरल बैंक को प्रेफर कर रहे हैं। और लास्ट में हिंडाल्को पर भी एक रिपोर्ट आई है जेपी मॉर्गन की, जहां उन्होंने रेटिंग अपग्रेड कर दी है और अभी ओवरवेट का रेटिंग दिया है वर्सेस पहले जो न्यूट्रल रेटिंग दिया था। टारगेट प्राइस भी बढ़ा दिया है 600 रुपीज़ पर शेयर से बढ़ाकर 665 रुपीज़ पर शेयर का अभी टारगेट दिया है। उन्होंने कहा कि सभी मेटल कंपनीज़ में इंक्लूडिंग हिंडाल्को में हमने एक बड़ा सेल ऑफ देखा और उसी के चलते ये रेटिंग दी जा रही है। नोवेलिस जो हिंडाल्को की सबसे बड़ी कंपनी है, उसके मार्जिन में भी हम अच्छी खासी इंप्रूवमेंट देख सकते हैं इस क्वार्टर में। लंदन मेटल एक्सचेंज पर एल्यूमिनियम प्राइसेस पर भी बढ़ रहे हैं और उसी के चलते ही उन्होंने अर्निंग्स अपग्रेड और स्टॉक अपग्रेड की रेटिंग दी है हिंडाल्को पर। आशीषा, शुक्रिया ये सारी की सारी ब्रोकरेजेस हमें बताने के लिए। तो चलिए ब्रोकरेज रिपोर्ट्स इक्विटी मार्केट्स में अब किस तरह के आज संकेत आते हुए दिख सकते हैं, कहां पर एक्शन आपने समझा, लेकिन कमोडिटी मार्केट्स में आज के लिए क्या इंपॉर्टेंट ये जानने के लिए चलते हैं एसएमसी ग्लोबल की वंदना भारती के पास। वंदना, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। कमोडिटी मार्केट्स में काफी कुछ होता हुआ दिख रहा है। बुलियन मार्केट से शुरुआत करते हैं। सोने में हल्की मजबूती जरूर नजर आ रही है। कॉमिक्स पर अगर देखें दाम जो है हरे निशान के साथ ट्रेड करते हुए। घरेलू बाजार में किस तरह का सेटअप देख रही हैं आप? गुड मॉर्निंग मानसी। 4 हफ्तों के शार्प फॉल के बाद अब यहाँ पे लग रहा है कि डॉलर इंडेक्स में एक पॉज आएगा और उसका जो फायदा है यहाँ पे बुलियन काउंटर को कल ही देखने को मिला और वहां से मुझे लग रहा है कि एक कंसोलिडेशन मोड के साथ एक अपसाइड जो बाउंस है वो देखने को मिल रहा है और काफी इस फॉल का इंतजार था और जैसे ही वैल्यूएशन थोड़ी सी डाउन हुई है दोबारा बायर्स यहाँ से आए हैं फिजिकल मार्केट में भी फ्यूचर्स मार्केट में भी, तो खरीदारी यहाँ पे दोनों तरफ जारी रह सकती है और मुझे लग रहा है कि गोल्ड में 50,200 के करीब अगर सेलिंग करते हैं तो इजीली 50,600 तक के जो भाव है वो आ सकते हैं। इस स्ट्रैटेजी के लिए स्टॉप लॉस लगाना होगा 50,000 का और सिमिलरली मुझे लग रहा है मानसी कल काफी ज्यादा शार्प एक अपसाइड था सिल्वर में और सिल्वर में मुझे लग रहा है कि आज के दिन में भी हो सकता है कि 500 से 600 तक का जो अपसाइड है वो आता हुआ हम देखें। तो मेरे ख्याल से बुलियन काउंटर में जो एक अपसाइड ट्रेंड है आज के दिन में भी कंटिन्यू हो सकता है।
ओके, बिल्कुल वंदना। साथ ही कच्चे तेल की चाल हम देख रहे हैं, चीन से डिमांड बढ़ने की उम्मीद से कच्चे तेल में उछाल नजर आ रहा है। ये उछाल कितना आगे बढ़ता हुआ दिखेगा? आगे क्रूड पर करंट लेवल्स को देखते हुए स्ट्रैटेजी क्या बनाई जाए? जी मानसी, काफी दिनों से क्रूड जो चाइना में स्लो डाउन है उसका काफी इम्पैक्ट आया था क्रूड पे, और जो बाकी पॉजिटिव न्यूज थे उसको भी ये मार्केट इग्नोर कर रही थी। लेकिन अब जबकि पार्शियल यहाँ पे लॉकडाउन हटाया जा रहा है और लग रहा है कि इकोनॉमी थोड़ी सी यहाँ पे इम्प्रूव हो सकती है, हालांकि ये कहना भी जल्दबाजी होगी, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है यहाँ पे कच्चे तेल भी ऑलरेडी देखने को मिल रहा है। और साथ में जो सप्लाई साइड है वो यहाँ पे एक जो पेन एरिया है वो यहाँ पे कंटिन्यू रह सकता है। हालांकि कल के दिनों में हम लोगों ने देखा था कि करीब 350 से भी ज्यादा का एक बढ़त आते हुए इस मार्केट में। आज के दिन में मुझे लग रहा है कि क्रूड ऑयल में अपसाइड जो है वो कंटिन्यू रह सकता है, और फिर से जो एक साइकोलॉजिकल लेवल है 9000 का, वो यहाँ पे हम आता हुआ देख सकते हैं। तो करीब 15 सेंट आज के दिन में भी बढ़त है, और ये यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कन्वर्ट होगा 70-80 रुपीज तक जो प्राइसेस हैं वो ऊपर की तरफ आ सकते हैं। और साथ में यहाँ पे मानसी मुझे लग रहा है कि नेचुरल गैस में भी हम लोगों ने शार्प अपसाइड आता हुआ देखा था। कॉस्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहूंगी मैं, यहाँ पे 610 के करीब यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। 625 तक का भी इनफैक्ट मुझे लगा कि टारगेट यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्रूड में भी बड़ी तेजी आई है। स्टॉप लॉस इसके लिए लगाना होगा 603 रुपए का। बिल्कुल, तो दो कॉल्स वंदना की तरफ से। खरीदारी की कॉल सोने की चाल में बुलियन मार्केट में गोल्ड पर बाय कॉल्स इनिशिएट करने की राय। 50,600 के टारगेट्स को मानकर चले, 50,000 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। और साथ ही एनर्जी पैक में नेचुरल गैस में भी खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। 612 के टारगेट्स को ध्यान में रखा जाए। 598 का आपको यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे, आप बने रहे। बाजार में आज एक नए बिग बॉस की एंट्री होने वाली है। देश के सबसे बड़े आईपीओ का ताज अपने सिर पर करने के बाद आज एलआईसी की लिस्टिंग होगी। आईपीओ करीब 3 गुना भरकर बंद हुआ था। इस इशू से सरकार ने करीब 21,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इशू को लेकर उत्साह भरपूर था, लेकिन लिस्टिंग गेन की आस लगाए बैठे निवेशकों को चिंता सता रही है कि कहीं लिस्टिंग इशू प्राइस के नीचे न हो जाए। ग्रे मार्केट से भी संकेत थोड़े निराश करने वाले ही हैं। लेकिन ET स्वदेश पर आज हम लिस्टिंग को लेकर आपको पूरी तरह से गाइड करेंगे। दिग्गज एक्सपर्ट से समझेंगे कि लिस्टिंग पर आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। अगर लिस्टिंग इशू प्राइस के नीचे भी होता है तो क्या ये लंबी अवधि के निवेशकों के लिए मौका होगा, खास तौर से उनके लिए जो आईपीओ में शेयर नहीं ले पाए। लिस्टिंग के पहले और लिस्टिंग के बाद LIC के शेयर पर सबसे पक्की स्ट्रेटजी बनाएं ET स्वदेश के साथ। नमस्कार, हमारे इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी मनीषा। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की सुर्खियां। ज्ञानवापी परिसर में सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट के सर्वे पर रोक से इनकार के बाद दाखिल की है याचिका। सर्वे की रिपोर्ट आज वाराणसी में अदालत को सौंपी जाएगी। सर्वे में वजूखाने के नीचे शिवलिंग मिलने का दावा। जमैका दौरे पर गए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का प्रवासी भारतीयों ने किया भव्य स्वागत। राष्ट्रपति कोविंद और प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस की मौजूदगी में समझौता ज्ञापन पर हुए हस्ताक्षर। राष्ट्रपति कोविंद ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान में राजधानी किंगस्टन में अंबेडकर एवेन्यू का किया उद्घाटन। ट्राई के रजत जयंती समारोह के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री 5G टेस्ट बैंड भी लॉन्च करेंगे, जो भारतीय उद्योग और स्टार्टअप को 5G और अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों में अपने उत्पादों, प्रोटोटाइप, समाधान और एल्गोरिदम को मान्य करने में करेगा सहायता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारतीय नौसेना के 2 फ्रंटलाइन युद्धपोतों
सूरत और उदयगिरी को राष्ट्र को सौंपेंगे। सूरत 15वीं विध्वंसक परियोजना और उदयगिरी परियोजना 17A फ्रिगेट का हिस्सा। ये स्वदेशी युद्धपोत निर्माण के इतिहास में एक मील का पत्थर। श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने राष्ट्र को किया संबोधित। आर्थिक संकट के कारणों की दी विस्तार से जानकारी। कहा अगले कुछ महीने होंगे और कठिन। भारतीय सहायता का भी किया जिक्र। कहा देश को कुछ त्याग के लिए रहना होगा तैयार। यूक्रेन में एजोवस्टल से सैनिकों की निकासी जारी। सैनिकों को लेकर 5 बसें कल नोवाउज पहुंची। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा उन्हें उम्मीद है कि वो सैनिकों के जीवन को बचाने में सक्षम होंगे। यूक्रेन में भारतीय दूतावास आज से कीव में फिर से काम करना शुरू करेगा। पचहत्तरवें कान फिल्म महोत्सव की सभी तैयारियां पूरी। भारत को मिला है कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर करेंगे भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व। महिला विश्व मुक्केबाजी में भारत के 3 पदक पक्के। निखत जरीन, मनीषा और परवीन ने क्वार्टर फाइनल में दर्ज की शानदार जीत। सेमीफाइनल में बनाई जगह।